हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या पावर है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या कहता है। तो आइए देखते हैं, आइए आंसर देखते हैं। पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द एडवांसेस बाय द बैंकिंग कंपनीज। तो क्या पावर्स है। पहला, वेयर द रिजर्व बैंक इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू और expended in the public interest or the interest of depositor or banking policy to do so। जहाँ पे डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट हो, जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट हो, वहाँ पर ये लोग काम करते हैं। बाय एनी बैंकिंग कंपनी इन पर्टिकुलर और व्हेन द पॉलिसी हैज बीन डिटरमाइंड, all banking companies or the banking company concerned as the case may be shall be bound to follow the policy so as far। जहाँ भी हमने कोई पॉलिसी क्रिएट कर दी तो क्या होगा, कोई सा भी बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कोई से भी सेक्टर हो, जिस जो भी पॉलिसी बनी है उन सब का पालन करना जरूरी है। तो सबसे पहला पावर आरबीआई के पास ये है। Without prejudice to the generality of the power vested in the Reserve Bank under the subsection पहला, the Reserve Bank may give the direction to the banking companies either generally or any banking company or a group of banking companies in a particular। अब क्या क्या परमिशन देगी, क्या क्या डायरेक्शन देगी, क्या क्या चीज़ें करने के लिए बोलेगा आरबीआई कमर्शियल बैंक को। पहला, द पर्पस फॉर विच द एडवांसेस मे और मे नॉट बी मेड। जो भी लोन्स उठाए हैं उसका पर्पस क्या है और क्या नहीं है वो बताना पड़ेगा। द मैरियंस टू बी डिटरमाइंड इन रेस्पेक्ट टू द सिक्योर्ड एडवांटेज। जो भी सिक्योर्ड लोन्स हैं उनके ऊपर क्या आपने गिरवी रखवाया है वो बताने की ज़रूरत है आपको। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस आपने क्या दिया है और क्यों दिया है, कैसे दिया है, पेड अप कैपिटल क्या है, जो बैंकिंग डिपॉजिट हुए हैं वो कितने हुए हैं, किसने किए हैं, फर्म ने किए हैं, इंडिविजुअल ने किए हैं, कंपनी ने किए हैं, वो सब की इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। द मैक्सिमम अमाउंट कितना आपने इस रिगार्ड में क्लॉज के अकॉर्डिंग आपने दिया है या नहीं दिया है। जो गारंटीज दी है मे बी गिवन बाय द बैंकिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द वन कंपनी। किसी एक कंपनी की बिहाफ पे दी है, इंडिविजुअल की बिहाफ पे दी है, खुद ने खुद की दी है। ये सब चीज़ें जानकारी लेना आपको बहुत ज़रूरी है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने क्या लगाई है एडवांसेस पे, लोन के बदले में आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखी है वो भी आपको देना ज़रूरी है। तो अनटिल और अनलेस आरबीआई मना करे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रखनी चाहिए। एवरी बैंकिंग कंपनी शैल बी बाउंड टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन ऑफ इट्स अंडर द गिवन सेक्शन। हर एक कंपनी को हर एक रूल मानना ज़रूरी है अनटिल और अनलेस सेक्शन में नहीं गिवन हो। और जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं सेक्शन 21 में प्रोवाइड किए जाते हैं। बैंक आरबीआई गिव्स द डायरेक्शन टू द बैंकिंग कंपनी। अब और कौन कौन से डायरेक्शन अमेंडमेंट के बाद कौन कौन से डायरेक्शन दिए हैं, देखो ये 4 पॉइंट। पहला, द पर्पस फॉर विच एडवांस मे और मे नॉट बी गारंटेड। अब एडवांस अगर आपने लोन दिए हैं तो आपने गारंटी के साथ दिए हैं या नहीं दिए हैं वो बताना, सिक्योर्ड है कि नहीं है वो बताना, इंटरेस्ट का चार्ज किया है वो या फिर क्या नहीं किया है वो भी मतलब बताना, और कमीशन ऑन गारंटीज क्या आपने कमीशन लिया है वो भी बताना। द रिजर्व बैंक शैल हैव द पावर ऑल्सो टू इशू डायरेक्शन रिलेटिंग टू दे। इन सब के चीज़ों में के रिगार्डिंग अगर कोई डायरेक्शन दिया है तो आरबीआई ने तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर मैक्सिमम अमाउंट कोई बताया है कि कितना देना है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको बताया है कि गारंटी आप सिंगल पार्टी से ले सकते हो, पेड अप कैपिटल कितना ले सकते हो, तो जो जो डायरेक्शन रिजर्व बैंक ने दिए हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो जो नए प्रोविजन बने वो भी एकदम सिमिलर प्रोविजन बने कि नो एडवांस शैल बी मेड बाय अ बैंक टू अ सिंगल पार्टी विच एक्सीड्स अ कैपिटल एंड रिजर्व। अगर इस किसी पर्टिकुलर अमाउंट से कैपिटल और रिजर्व बड़े हैं तो उनको कोई लोन नहीं मिलेगा। द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया 1983 के अंदर। उसने बोला टू प्रोवाइड द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंकिंग कंपनीज टू द डेटर्स शैल नॉट बी रीओपन इन द कोर्ट। अब जितना किया है चार्ज उसको कोर्ट में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 1918 में एक्ट बना। उन्होंने क्या बोला कि जो इनडेप्टनेस है वो बताना कि स्टेट ट्रांजैक्शन के और जो बैंकिंग कंपनीज है, जो बैंक कंपनीज और स्टेट ट्रांजैक्शन है उनके बीच में कितना डेटर और कितना क्रेडिटर का रिलेशन है वो बताना। द बैंकिंग ऑफ इंडिया वर्सेस कमम रेंज राव, कमम रंगा राव एंड अदर्स 1998 में ये चालू हुआ है। हाई कोर्ट ने चालू किया था कर्नाटका के एंड हेल्ड दैट द सेक्शन 21A में
उन्होंने ये बताया कि पावर ऑफ द कोर्ट टू रीओपन एनी अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन विद इट्स कस्टमर्स ऑन द ग्राउंड दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट के ने बताई है उतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करनी पड़ेगी, इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल। या तो वो ज़्यादा अगर हुई और या फिर सही नहीं हुई कोर्ट के बताए हुए के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, पनिशमेंट के लायबल होंगे। However, it is proved that the interest charged by the bank on the loans advance not in conformity with the rate prescribed by the Reserve Bank of India, the court should disallow such excess interest to give the relief to the party। अगर कोई ज़्यादा करा है तो उसको डिसअलाउ करके जो सामने वाली पार्टी को आप रिलीफ प्रोवाइड करोगे, क्योंकि जितनी रेट सेंशन हुई है आरबीआई से उससे ज़्यादा आप आगे बढ़ नहीं सकते। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको क्रॉस नहीं करना है। अब आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने और कुछ रूल्स भी बनाए हैं। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद आरबीआई मेक रूल टू प्रोवाइड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के रूल प्रोवाइड कर सकती है, कब, आरबीआई से कंसल्टेंसी के बाद में खुद के रूल्स भी प्रोवाइड कर सकती है, खुद के हिसाब से आप चला सकती है, ऑफिशियल गजेटेड भी अपॉइंट कर सकती है। In particular and without prejudice of the generally of the foregoing powers, few rules may provide for the details to be included in the returns required by this act, in the manner in which returns shall be submitted and from which the official liquidator may file list of the debtors in the court। अब ये पूरे लॉ की लैंग्वेज है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये थोड़ा सा अपना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपको कब कौन सी चीज़ सबमिट करनी है, कौन सी चीज़ को पार्ट थर्ड में लिखिए, पार्ट थर्ड ए में क्या लिखिए, आपको क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या क्या कर सकती है विद द परमिशन ऑफ द आरबीआई, ओमिटेड बाय द एक्ट, कौन कौन सी चीज़ें ओमिटेड है आप नहीं कर सकते हो, कौन कौन से रूल्स ऐसे हैं जो कि आपको एनुअली ऑल्टर करने पड़ेंगे या फिर ऐड ऑन करने पड़ेंगे, या फिर ऐसे प्रोविजंस आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे जो आरबीआई ने बताए हैं। वो भी बता दिया कि सेंट्रल बैंक अपनी मर्जियाँ कहाँ चला सकती है और कहाँ नहीं चला सकती। एवरी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज इट इज़ पॉसिबल। जल्दी से जल्दी आपको ये रूल्स मानने पड़ेंगे, जैसे ये बने आपको मानने पड़ेंगे, जैसे ही पार्लियामेंट ऑफ हाउस इसको अप्रूव किया आपको इसको मानना पड़ेगा। वाइल इट इज़ द सेक्शन ऑफ द टोटल पीरियड ऑफ 30 days, 30 दिन का को टाइम दिया जाता है कि आप इसको अपॉइंट कर सकें। इट इज़ बिफोर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ द सेशन, इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन और सक्सेसिव सेशन अफोरसेड, बोथ हाउसेज एग्री टू इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन ऑफ द रूल। को अब एक महीने के अंदर अंदर कोई मॉडिफिकेशन होगा तो हो जाएगा, एक महीने के बाद में कोई मॉडिफिकेशन नहीं पॉसिबल है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप कुछ भी बोल दो, अगर मॉडिफिकेशन करना है तो आपको विद इन 30 days करना ही पड़ेगा। पावर ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट क्या है, एट द एक्सपायरेशन ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, जैसे ही एक साल ख़त्म होता है, 12 महीने ख़त्म होते हैं, वैसे ही क्या करती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने जितने भी ऑफिशियल होते हैं उनको नोटिफिकेशन देती है कि आप क्या करें कि हर साल बैंकिंग कंपनी जो भी है चल रही हैं हमारे यहाँ पे, उनमें जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं पूरे साल भर में उनको, और आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं आउटसाइड इंडिया एंड इनसाइड इंडिया, उन सबको रिकॉर्ड करे और फिर मेंटेन करके रखे। तो तो उन्होंने क्या बोला कि आप इसको सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखो, सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करके रखो, और जितने भी बैलेंस शीट में आपने रिकॉर्डिंग करी है उसकी पूरी कैलकुलेशन करो, पीएनएल बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, उसमें डेली वर्किंग को दिखाओ, एक एक चीज़ रिटर्न फॉर्म में रखो ताकि ये सबमिट हो सके आरबीआई के अंदर। प्रोवाइडेड दैट विद द व्यू और टू फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन पीरियड ऑफ अकाउंटिंग टू द अनदर पीरियड ऑफ अकाउंटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, पब्लिक गजेटेड्स को ये ऑर्डर देना शुरू कर दिया कि जितने ही फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स हैं वो सारे के सारे बैलेंस शीट और पीएनएल में आने ज़रूरी हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी साइंड। अब ये कौन सा साइन करेगा, पहला कौन साइन कर सकते हैं, बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया एंड बाय द, अगर बाहर है तो प्रिंसिपल ऑफिसर जो यहाँ पर होगा वो साइन करेगा, अगर 3 से ज़्यादा डायरेक्टर हैं तो सारे साइन करेंगे, अगर 3 डायरेक्टर हैं तो कोई भी 2 डायरेक्टर साइन करेंगे।
तीनों मतलब 3 से कम है तो सबको साइन करना ज़रूरी है, 3 से ज़्यादा है तो कम से कम 3 को साइन करना ज़रूरी है। इन द केस ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया बाय द मैनेजर और द एजेंट और द प्रिंसिपल ऑफ द ऑफिस ऑफ द इंडिया कंपनी, जो यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है उसका मैनेजर। नॉटविथस्टैंडिंग दैट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज अंडर सब सेक्शन, अगर शेड्यूल 1 है, पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 6, जो भी बैलेंस शीट है उसके पार्ट 1 पार्ट 2 होते हैं, तो पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 6 जो किससे रिलेटेड है, बैलेंस शीट और पीएनएल से, वो क्या करना है उसको, इन सो फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट अप्लाई टू द बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट एज द पार्ट केस में भी। जो पार्ट 1 है वो उसको ज़रूरी नहीं है कि आप अटैच करो ही करो, शेड्यूल 6 के अंदर आपको कंपलसरी नहीं है, आप कर भी सकते हो कर नहीं भी सकते हो। अब ये सारी गाइडलाइंस है कि कैसे कैसे बनेगी बैलेंस शीट। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन द सब सेक्शन ऑफ 3 ऑफ सेक्शन 2010 210, जो सेक्शन सब सेक्शन 3 है 210 का, जो कंपनीज एक्ट में 1956 में लिखा गया है, जिसमें कि पीएनएल के बारे में बताया है कि पीएनएल में रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, वो एंड कैसे होगा, उसमें वर्किंग कैसे दिखाई जाएगी, कौन कैसे कैसे प्रीसीडिंग ईयर्स की कैलकुलेशन होएगी, वो सब इस सेक्शन में गिवन है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द 3A, सब सेक्शन 3A है ईयर। ईयर का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर आपको कौन सा लेना है, जैसे कि अप्रैल टू मार्च लेना है, और कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे जो नोट होंगे उसके अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग not less than the 3 months notice of the intention so to do by a notification in the official gazette may from time to time by the like notification amendment the form set out in the third schedule। अब थर्ड शेड्यूल में जो भी आएगा वो आपको मानना पड़ेगा। वो पूरा शेड्यूल सेट करा हुआ है कि आपको कैसे कैसे फॉर्मेट बनाना है, कैसे कौन सी चीज़ इंक्लूड करनी है, एक्सक्लूड करनी है। दिस सेक्शन अमेंडेड बाय द बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी एक्ट बने थे वो सारे अमेंडमेंट हुए हैं। एनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू चेंज द अकाउंटिंग ईयर चेंज करने की भी गवर्नमेंट सक्षम है कि अप्रैल टू मार्च, जनवरी टू दिसंबर कर दे। द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट द अकाउंट्स ऑफ द बैंकिंग शुड बी क्लोज एज सून एज 31 मार्च एवरी ईयर अगेंस्ट। पहले हुआ करता था बहुत 31 दिसंबर, और अब 31 मार्च बहुत सालों से चलता आ रहा है। कंक्लूजन, टू कंक्लूड आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ द मेजर बैंक्स, क्या कंक्लूजन निकला है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो डू नॉट अप्लाई इन द नेशनलाइज बैंक। हाउएवर जितने भी सेक्शन है 5 से लेके 53 तक जो यहाँ रिटर्न है, इन सब में एप्लीकेबल होगा, और बचे हुए सेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगा नेशनलाइज बैंक्स का। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है अपना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।